जय हिंद डॉक्टर्स। करना क्या चाहते हो आप? हैं? क्या करना चाहते हो? पेपर निकालो अपना। अपन क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 72 73। 77 और 93। अब इधर देखो एक बार, एक बार इसको समझ लो। बातें मत करो, बातें मत करिए आप। मैंने आपको बताया था कि एआर की ट्रिक कैसे कर है ना, क्या होती है एआर की ट्रिक और कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आ, देखो, जो डाउट आता है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आता है कि भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है। अब इसका कोई एज सच कोई एविडेंस एविडेंस तो है नहीं जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई किताब में लिखा हो, कहीं से आपने पढ़ा हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और डेली लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप कह पाओगे कि यार जो यहाँ पर लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। कैसे डेली लाइफ से रिलेट करेंगे? सपोज करो, सपोज करो आ, ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इसको समझ लो एक बार। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। हाँ, बिल्कुल पक्कम पक्की वाले दोस्त ही हैं। अब सपोज करो इनको, इन पे कोई परेशानी आती है, इन पे कोई कष्ट आता है ना, इन पे कुछ पहाड़ टूट पड़ता है ना। तो अगर इन पर मुसीबत आएगी तो मैं कह सकता हूं इनको भी दर्द होगा। दोस्त है तो दर्द तो होना चाहिए। होगा नहीं होगा? अगर आप बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो इसके तो दर्द होगा आपको, है ना। अब सपोज करो इन पर संकट आ पड़ा तो दर्द इसको भी होगा, है ना। मतलब किसी पर भी संकट टूटेगा, दर्द दोनों को होगा। ये बात समझ में आती है ना? कहीं गलत बात तो नहीं बोली मैंने? रियल लाइफ में अगर बेस्ट फ्रेंड है तो यही चीज होगी। या आप ऐसे समझ लो पेरेंट्स और चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन पर कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो पेरेंट्स को भी तो तकलीफ होगी, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो ये सिर्फ ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं एआर में लगा रहा हूं। ठीक है। अब सपोज करो असर्शन और रीजन आपको दे रखे हैं और आप ये तय कर पा रहे हो कि दोनों सही है। अगर ये तय नहीं कर पा रहे हो, इसमें भी डाउट है कि सर मुझे ये भी डाउट आता है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपकी पूरी थ्योरी में डाउट है। आपको इस क्वेश्चन में नहीं, पूरी थ्योरी में डाउट है आपको, फिर आप छोड़ दो, है ना। फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सबसे पहले तो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि पहले तो ये चेक करना पड़ेगा दोनों सही भी है या नहीं है, तभी तो अपन डिस्कशन करेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है। अब सपोज करो दोनों सही है, अब अपन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन पर जाना है, तो क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, दोस्तों का कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, आ, स्कूल में आपने ग्रामर पढ़ी होगी, है ना। ग्रामर में आपसे ये बोला जाता था बचपन में या जब फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे कि एक सेंटेंस दे रखा है, आपको उसको क्या करना है? नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है ना। अगर करेक्ट लिखा है तो अपन नेगेटिव कैसे बनाते थे? इनकरेक्ट करके। फॉलो लिखा हुआ है तो डू नॉट फॉलो, है ना। इंक्रीज लिखा है तो डिक्रीज बोल देते थे, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये अपन को पता करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इस रीजन को क्या कर देंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट बना देंगे। रीजन को क्या कर देंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट बना देंगे। आप एक बात मुझे बताओ, अगर इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने पर, इसको चेंज करने पर
इस पर कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, आप ही बताओ। नहीं होगा। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते, तो इसको चेंज करने पर ये भी चेंज हो जाता। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल लॉजिकल वाली बातें कर रहा हूँ, कोई बड़ी तूफान वाली बातें तो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर इसको चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर चेंज करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अब 72 का क्वेश्चन देखते हैं, है ना? सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं, एक बार एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन में बोल रहा है गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन जानते हैं केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन होती है। रीजन दे रखा है केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीजेस। ये भी सही बात है, ठीक है। पर अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात आती है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असर्शन में तो बातें चल रही है कि केमिसॉर्प्शन होता कैसे है, और रीजन में बातें चल रही है उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे क्या है। तो दोनों पोल्स अपार्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा। पर अगर फिर भी कोई मेरे से कहे सर ये वाला लॉजिक ला के देखो इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन को चेंज कर रहा हूँ। रीजन को क्या चेंज कर रहा हूँ, लिखा हुआ है केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीजेस। तो मैंने कह दिया केमिसॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीजेस, है ना? सर दूसरे वाले को इंक्रीज को डिक्रीज क्यों नहीं बोला? अरे दूसरे वाले को भी डिक्रीज बोल दूंगा तो स्टेटमेंट सेम ही हो जाएगा ना यार। खुद लॉजिकली सोचो, अगर मैं ऐसे बोल देता केमिसॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो बात तो वही होती है ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। केमिसॉर्प्शन फर्स्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ, केमिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि केमिसॉर्प्शन होता कैसे है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 73 की, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। अब आप डायरेक्टली बता दोगे, एक पे तो बात हो रही है ZNO की, दूसरी बात हो रही है NaCl की। अब NaCl को आप नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कुछ भी बनाओ, ZNO क्रिस्टल पे कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा, दोनों अलग अलग क्रिस्टल है, ठीक है? तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 77 की, हाँ ये बहुत अच्छा है और इससे समझ में भी आएगी चीजें। कह रहा है डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर कापा जो है वो क्या होगा, घटेगा। कापा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और रीजन कह रहा है कंडक्टिविटी इज मेजर्ड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम बाय विच नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं तो कापा डिक्रीज हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अपन को ये चेक करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? रीजन को चेंज करो। कैसे चेंज कर रहा हूं देखना ध्यान से। कंडक्टिविटी इज मेजर्ड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम बाय विच नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट बना के यही चीज निकल कर आ रही है ना, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, और अगर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कापा, गलत होगी बात, इफेक्ट पड़ गया। चेंज करने पर ये बोल रहा है कापा तो बढ़ेगा। अब अगर कापा बढ़ेगा तो यहां पर कापा कम कैसे आ रहा है? चेंज होगी ना बातें, बात चेंज हो गई, मतलब मैं कह सकता हूं इस पर इफेक्ट पड़ गया, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। एक स्टेटमेंट बात कर रहा है जेल की, दूसरे स्टेटमेंट बात कर रहा है सोल की, दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, रिलेट करेंगे नहीं एक दूसरे से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और असर्शन रीजन ले लेते हैं अपन। एक और असर्शन रीजन ले लेते हैं। देखो वही रीजन, असर्शन रीजन डिस्कस कर रहा हूं जिनके आंसर फर्स्ट और सेकंड है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन
है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ वही डिस्कस कर रहा है, वही तो अपन को पहचानना है, उसी में दिक्कत आती है। अब एक और मैं बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आप ध्यान से सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डोंट शो नेट फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, भैया थैंक यू। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डोंट शो नेट फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, मुझे बताओ सही है गलत है? असर्शन सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अभी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है किसी सॉल्यूशंस के, तो मैं कह सकता हूं आइसोटोनिक ही होंगे। ये बात समझ में आती है? मतलब दोनों सही है। अब अपन को देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, रीजन को क्या कर रहे हैं अपन? चेंज कर रहे हैं। रीजन को चेंज कैसे कर रहे हैं समझना। असर्शन तो समझ में आ गया ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नेट फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं भाई? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बराबर होने के कारण नेट फ्लो जीरो हो जाता है, पर फ्लो तब भी होता है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं और बोल रहा हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन डोंट हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब सुनना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता। नेगेटिव बना रहा हूं, फैक्ट नहीं बता रहा हूं, है ना। नेगेटिव कैसे बना? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता। अगर बराबर नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मैं कह सकता हूं नेट फ्लो होगा। भाई अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है तो नेट फ्लो होगा, और अगर नेट फ्लो होगा तो ऊपर वाली बात गलत हो गई। डिपेंड करता ही है। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले को चेंज करने पर अगर ऊपर वाला चेंज हो रहा है तो ये डिपेंड करता है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो अब आप क्या करना, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। एआर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या होता है? कि अपन को बस ये प्रैक्टिस करनी है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। एआर की अगर मैं तैयारी की बात करूं, रीजनिंग की तैयारी की बात करूं, तो मैं तो कब से करा रहा हूं आपकी, है ना। सारे स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। अब आपको अल्टीमेटली क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में डाउट आता है तो उसको अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, टेक्निक बता दी है। अब ये चीज आप केमिस्ट्री में भी लगाना, फिजिक्स में चुपचाप लगाना, और बायो में बहुत चुपके से लगाना। मतलब बिना किसी को बताए लगाते रहना। अगर आंसर आ रहे हैं तो मेरे को एक बार फीडबैक भी दे देना कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मुझे बहुत साल हो गए मेरे को, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एआर में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ आप ही को कंट्रोवर्सीज नहीं, इवन हमको भी बहुत बार कंट्रोवर्सी आ जाती है कि भाई ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। ये बहुत बार ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाती है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ 95% मिनिमम, 100% भी बोल सकता हूँ, पर 100% बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना। तो 95% क्वेश्चंस में आपको क्वेरी आएगी नहीं अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आंसर है तो, ठीक है। एक बार आप ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना, है ना। और अब आपको क्या होगा कि एक मॉड्यूल भी मिल जाएगा एआर का, मैथ्स दी कॉलम का, मल्टीपल चॉइस का, है ना, केमिस्ट्री आज करके। तो उसमें आप बना के देखना, बिल्कुल सेम टेक्निक लगाना। और आज आपका होमवर्क क्या है कि ये आप एक बार खुद अप्लाई करके देखना, ठीक है। कहीं से भी, ऑनलाइन से, नेट से, या किसी के पास एग्जाम्पलर पड़ी हो, किसी से लेकर, या कोई दूसरी किताब विताब पड़ी हो, वहां पर एक दो जगह आप अप्लाई करके देखना। या आपके बायो में अभी पेपर भी आया हुआ है, तो सेम टेक्निक आप बायो में लगा के देखना। अगर हो रहा है तो इसी को फॉलो करना। ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो जैसे चल रही थी गाड़ी वैसे चली रही है। बात समझ में आ रही है ना, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन कहां तक पहुंच गए थे? क्या दिए थे? 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको।
कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको? ये थे और ये दोनों थे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फटाफट देख लेते हैं। पीएच मुझे निकालना है। बातें मत करो आप। ये लीजिए। अच्छा इधर देखो, अगर इधर बात करें सबसे पहले पीओएच होल्ड वाइज कौन से केस का क्वेश्चन है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है और इसका एक्वस सोल्यूशन आपको गिवन है। नॉर्मेलिटी दे रखी है, मतलब ये क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, तभी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की बातें चल रही है। अब अगर मैं बात करूं BaOH होल्ड वाइज की, तो क्या आप मुझे BaOH होल्ड वाइज का कंसंट्रेशन बता सकते हो? ये टूटेगा कैसे? Ba+2 एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस विद स्टोइकियोमेट्री 2। ठीक है, तो अगर मैं इसके टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी दे रखी है, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5 into 10 टू द पावर -3। ये जीरो, ये जीरो। टाइम t इज इक्वल टू टी पर ये तो हो जाएगा जीरो। अपन को मतलब किससे है? पीएच से। पीएच डायरेक्टली नहीं निकलेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा OH माइनस और वहां से निकलेगा पीओएच, पीओएच से निकलेगा पीएच। तो OH माइनस का ही लिख लेते हैं अपन। तो ये लिखेंगे अपन 2 into 5 into 10 टू द पावर -3। तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2 मोलर। ये बात समझ में आती है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया? OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -2 मोलर। अब OH माइनस में निकाल रहा हूं नेट। अच्छा, नेट का मतलब क्या होता है? OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर। क्या वाटर वाले OH माइनस को कंसिडर करूंगा? तो डायरेक्टली यही बोल देता हूं, है ना? तो मुझे बता सकते हो पीओएच कितना आ जाएगा? पीएच कितना आ जाएगा? 2। पीएच कितना आ जाएगा? 14 - 2 12। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, डायरेक्टली मुझे बता सकते हो यहां पर OH माइनस क्या होगा? क्योंकि मुझे पता है वैलेंसी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं है तो रिएक्शन लिखना। ठीक है, 1 नहीं है तो रिएक्शन लिखना। अब डायरेक्टली मैं क्या मैं बता सकता हूँ OH माइनस का कंसंट्रेशन? OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस। यही होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर -8। तो ये हो जाएगा 2 into 10 टू द पावर -8 मोलर, है ना? ये तो OH माइनस आया, कहां से आया? बेस से आया। अब अपन बात करेंगे नेट OH माइनस की। अब नेट OH माइनस की बात करें तो क्या मैं यहां पर वाटर से आने वाले OH माइनस को कंसिडर करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो ये तो आ गया बेस से और ये आ गया वाटर से। ये हो गया फ्रॉम वाटर, फ्रॉम BaOH होल ट्वाइस। अब याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी कॉमन लेंगे तो वो वाला नंबर लेंगे जो माइनस में सबसे ज्यादा हो। 10 टू द पावर -8 ये हो जाएगा 2 + 10, ये आ गया 12। 12 इंटू 10 टू द पावर -8। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7? तो मैं बोल सकता हूं लॉग माइनस लॉग लूंगा दोनों तरफ तो पीओएच आ जाएगा एलएचएस में। पीओएच डायरेक्ट लिख सकता हूं 7 - log 1.2, और log 1.2 होता है 0.06, मतलब 7 - 0.06 ये आ जाएगा 6.94। 6.94। पर अगर ऑप्शन दे देता तो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करता। मुझे पता है ये बहुत डाइल्यूट है, स्लाइटली। पीएच की बात करूं तो ग्रेटर देन क्या आएगा? 7। और पीएच की बात करूं लेस देन 7। अपन को क्वेश्चन में निकालना क्या है? पीएच निकालना है। 14 - 6.94 7.94।
0.06। ये आंसर है। बात समझ में आ रही है? अगर ऑप्शन दे देता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी आंसर आगे होगा। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 की, भाई मास किसका दे रखा है? H2SO4 का, तो कंसंट्रेशन भी निकलेगा H2SO4 का। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम। ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 98। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻4, 0.5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। तो अगर मैं यहां पर H प्लस की बात करूं, H प्लस की, तो मुझे पता है H प्लस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। बहुत बार अपन रिएक्शन लिख ही चुके हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁻⁻4। अगर H प्लस है 10⁻⁻4 तो pH बोल सकता हूँ डायरेक्टली 4 होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इसको मिटा दूं। हम्म 10⁻⁻5 मोलर HCl 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स। हो गया था ये वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार फटाफट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl दे रखा है तो मैं बोल सकता हूँ वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट H प्लस का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻5 मोलर। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर ले लेता हूं तो इसके मोल कितने हो जाएंगे H प्लस के? 10⁻⁻5 मोल हो जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 1000 टाइम्स, अपन ने क्या कर दिया? डाइल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या है? 1। 1000 टाइम्स करूंगा तो मुझे बता सकते हो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जब भी अपन फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, वो सेम ही रहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं H प्लस के मोल पर तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, पर क्या H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डैश अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10⁻3। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8 मोलर। पर आप मुझे बताओ क्या ये नेट H प्लस होंगे? नहीं, वाटर से भी आने वाले H प्लस कंसिडर करूंगा। तो H प्लस नेट की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻8 कमिंग फ्रॉम HCl एंड 10⁻7 कमिंग फ्रॉम वाटर। वाटर HCl, और ये वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी 11 इंटू 10⁻⁻8। अपन सॉल्व भी कर चुके हैं। और पीएच की वैल्यू इसके लिए अपन ने श्रीधाराचार्य फॉर्मूला की मदद से एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी 6.9788। पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6.96, है ना। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें। हाँ, किसमें? H प्लस की आप निकालोगे यहां से, H प्लस मिल कहां रहे हैं इसमें? कहां से H प्लस? यहां से H प्लस निकालोगे आप इससे? हम्म ऐसे कैसे? आ नहीं रहा होगा आपका आंसर, बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड पार्ट की बात करूं तो H प्लस बोल सकता हूं कितना है? 10⁻⁻5 मोलर। अब इसको मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं? 10⁻⁻5 मोल। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अब कह रहे हैं 1000 टाइम्स कंसंट्रेट कर दिया। कंसंट्रेट करने का मतलब दो होते हैं, दो तरीके से कर सकते हो। या तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दो तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा,
या आप मोल्स ऐड ऑन कर दो। तो आसान ये रहेगा कि अपन क्या करें, मोल्स ऐड ऑन कर लेते हैं, वॉल्यूम 1 रहेगा तो फटाफट कैलकुलेशन भी हो जाएगी, है ना। तो 1000 टाइम्स करने को बोला है, तो मोल भी मैं क्या कर दूं H प्लस के 1000 टाइम्स कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं H प्लस के मोल्स 1000 टाइम्स कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूं जो रिजल्टेंट मोल्स होंगे H प्लस के वो कितने हो जाएंगे 10 टू द पावर -5 इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल। तो मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डैश नए सोल्यूशन का ये कितना हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कितना है 1, ये हो गया 10 टू द पावर -2 मोलर। अब क्या यहाँ पर वाटर से आने वाले H प्लस कंसिडर करूंगा, नहीं करूंगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ पीएच कितना आ जाएगा 2। इनिशियली पीएच कितना था, कोई मेरे को बोल देता इनिशियली पीएच था तो पीएच 5 था, 5 से 2 आ गया, पर कब आया 10 टू दी पावर 3 टाइम्स कंसंट्रेट करके। अब सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट कर रहे हैं मतलब मैंने H प्लस एड ऑन करा होगा, है ना। अगर H प्लस एड ऑन करूंगा किसी सोल्यूशन में मतलब मैं कह सकता हूँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब मैं बोल सकता हूँ H प्लस बढ़ेगा, और H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है। कम कितने यूनिट से हुआ, 3 यूनिट से। कंसंट्रेट कितना करा था 10 टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है। तो 10 की पावर में जितना आप कंसंट्रेट करोगे उतना पीएच यूनिट में टपक जाएगा। बात समझ में आ रही है। और सेम चीज मैं डाइल्यूशन के लिए भी बोल सकता हूं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन करा कितने 1000 टाइम्स, तो यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने पर डाइल्यूशन कितना पड़ेगा 10 टू द पावर 3 टाइम्स करना पड़ेगा डाइल्यूशन, 10 टू द पावर 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये कितना है 10 टू द पावर -2 इन 1 लीटर। 1000 टाइम्स डाइल्यूट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -5, पीएच आ गया 5। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, और कंक्लूजन से बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी, सुनते रहना बस। पीएच अगर 1 है और मैं पीएच आ गया 3 पर, और यहां से मैं आ गया मान लो 5 पर, ठीक है। मुझे पीएच 1 से पीएच 3 पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज समझ में आती है, डाइल्यूशन करना पड़ेगा या कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन करूंगा तभी तो H प्लस कम होगा, H प्लस कम होगा तभी तो पीएच बढ़ेगा। और कितनी टाइम्स करना पड़ेगा, 2 यूनिट से बढ़ गया, मतलब 10 टू दी पावर 2 टाइम्स मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां से यहां तक आने में कितने यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट, मतलब मुझे 10 टू दी पावर 4 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पीएच घटाना है, पीएच घटाना है मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है, H प्लस बढ़ाना है, H प्लस बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करके या कंसंट्रेशन करके। कितना करूं, 10 टू दी पावर 2 टाइम्स कंसंट्रेट। और यहां से यहां तक जाने के लिए 10 टू दी पावर 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनते जाओ, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। यहां पर अपन बातें कर रहे हैं पीएच की। पीएच से क्या निकलता है, सुन लो एक बार, बहुत भयंकर दिक्कत आ जाएगी। पीएच से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है। पीएच से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। अब अगर सपोज करो आपको पीएच दे रखा है या H प्लस दे रखा है, तो क्या आप पीएच और H प्लस को देख के बता सकते हो कि ये H प्लस आया कहां से होगा, ये पीएच किसका होगा। नहीं बता सकते। कैसे बताओगे, बताओ। HCl से आया है, H2SO4 से आया है, कैसे आया है, कहां से आया है, बता सकते हो क्या। नहीं बता सकते। ये पीएच की अगर अपन बात कर रहे हैं, पीएच की, पीएच से अपन को क्या मिलेगा, H प्लस मिल जाएगा। H प्लस कितना मिल जाएगा, यहाँ पर अगर अपन बात करें 10 टू द पावर -1, यहाँ पर मिलेगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5। क्या बता सकते हो कौन सा एसिड का होगा। पीएच से H प्लस जाने के लिए या H प्लस से पीएच जाने के लिए मुझे मतलब नहीं है कौन सा एसिड है, मुझे मतलब नहीं है उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। पर अगर एसिड का कंसंट्रेशन दे दिया, एसिड का कंसंट्रेशन दे दिया, देखो यहां पर ये किसका दे रखा था, एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा था, है ना। अब एसिड का कंसंट्रेशन दे दिया, और अगर आप यहां पर बोल दो सर यहां पर मैंने करा 10 टू दी पावर 3 टाइम्स,
कंसंट्रेशन, 10⁻³ टाइम्स क्या कर दिया मैंने, कंसंट्रेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻² हो जाएगा। पीएच 5 से लेकर कहां पर आ गया 2 पर, किसी को दिक्कत? पर अगर मैं बोल देता ये कंसंट्रेशन है H2SO4 का, तो ये चीज नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है? ये कहां नहीं लगा सकते, जब कंसंट्रेशन है। अगर यहीं पर अगर बोल देता H+ का कंसंट्रेशन है, H2SO4 लो, फिर HCl लो, HClO4 लो, कुछ भी ले लो, फिर H+ का कंसंट्रेशन दे रखा है, ये हर जगह लगेगा। आई बात समझ में? पर अगर एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है तो नहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। मतलब बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन दे देता और मेरे को बोल देता कि आप इसको क्या करो, कंसंट्रेट करो 1000 टाइम्स, तो मैं ये नहीं बोल सकता पीएच 5 से 2 पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल सकता, गलत हो जाएगा कहना। समझ में आ रहा है क्यों होगा गलत कहना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर H2SO4 का, थोड़ी देर के लिए समझ ही लो, सपोज करो H2SO4 का कंसंट्रेशन आपको दे दिया 10⁻⁻5, आपको क्या निकालना पड़ेगा, H+ निकालना पड़ेगा। H+ कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻5। अब अगर इसको 1000 टाइम्स कंसंट्रेटेड करोगे तो ये हो जाएगा H+ डैश 2 × 10⁻⁻²। क्या यहां से pH 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? पर अगर pH दे रखा है, H+ दे रखा है, आपको फर्क नहीं पड़ता एसिड कौन है, वैलेंसी फैक्टर कौन है, क्योंकि pH से जो H+ आएगा, H+ की वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 रहती है। ये चीज जो कर रहे हैं ये सिर्फ pH के लिए एप्लीकेबल है, या मैं कह दूं H+ के लिए एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब अगर वहां पर बात करें तो यहां पर सर एक बात बताओ कैसे एप्लीकेबल नहीं हुई? 1000 टाइम्स डाइल्यूशन करा था मैंने, 10⁻⁻5 से मैं 10⁻⁸ पे आ जाऊंगा। H+ है, कर सकता हूं, 1000 टाइम्स डाइल्यूट करा, 10⁻⁻5 से 10⁻⁸ आ जाऊंगा। सर मैंने पीएच निकाल दिया 8, सर डाला था एसिड, हरकतें कर रहा है बेस की तरह। मतलब ये तो वही बात होगी जो लास्ट क्लास में बताई थी, भगवान ने बना के कुछ भेजा है, हरकतें कुछ और हो रही है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे और कभी किसी एसिड का सोल्यूशन आपका 7 से ज्यादा आ जाए, तो ऑप्शन में 7 के पास वाला टिक कर देना, वही आंसर होगा। देखो ना 6.96, आप पीएच क्या निकाल के बैठे हो 8, 7 से ज्यादा हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर पॉसिबल ही नहीं है, फटाफट आंसर करना है, ये टिक कर देना। आई बात समझ? बहुत सारी चीजें बता दी मैंने, है ना? एक और चीज बताऊं, यहां पर पीएच कितना है 1, इसको अगर मैं डाइल्यूट करता हूं और पीएच 3 तक ले आता हूं, डाइल्यूट करने पर मैंने पीएच 1 से पीएच 3 पर लेकर आ गया, तो मैंने इसमें कितना पानी मिलाया? कितना पानी मिलाया? 99 लीटर। इनिशियली था 1, 100 टाइम्स करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 100 लीटर। मिलाया कितना, एड ऑन कितना करा, 99। लिखो इसको, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको इसमें बेस्ड, पहले लिख लो एक बार, सब दिमाग भारी भारी सा हो रहा है। आप लिखो इसको, मैं सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप। क्या मतलब, आप अगर इसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल खोल के रख दिया इस चीज को। पीछे करना पेज, मैंने नोट में एक पॉइंट लिखवाया था, 10⁻⁻6 मोलर से कम हो अगर H+, कहां पर है वो? नहीं इधर करो, इधर 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 इधर, हाँ कहीं लिखवाया था, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? लिखवाया था, आगे करिए आप। हाँ पॉइंट नहीं लिखा यार आपने, अच्छा यहाँ लिख दिया। अच्छा ये पॉइंट भी लिखवा दिया ना मैंने, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर बात किसकी हो गई, कौन सा केस चल रहा है? केस 2 चल रहा है। यहाँ पर केस 2 खत्म होता है, केस 3 मैं डाल दूं ये, हाँ वो वाला कौन सा इंटरप्ट करेगा?
वहां पीएच पे ना हाईलाइट स्टार स्टार मार्क कर दो। ये सिर्फ चीज किसके लिए वैलिड है? पीएच के लिए। और यहाँ पर लिख दो सिर्फ H प्लस के लिए। ये चीज सिर्फ पीएच और H प्लस के लिए ही वैलिड है। फॉर एनी एसिड ये चीज वैलिड रहेगी। हाँ, तो जीरो हो जाएगा। हम्म, क्या? पीएच स्केल कहां से कहां तक जाता है? 0 से 14, तो जीरो चल जाएगा और कंसंट्रेट करोगे तो। फिर और करें? अगर और करेंगे तो ये डाउट यहीं पे क्यों आता है? मुझे समझ में नहीं आता आपको। पहले सोचा था क्या ऐसा कुछ? हाँ, पहले कुछ ऐसा सोचा था कि 0 से कम भी हो सकता है क्या पीएच? तभी क्यों सोच रहे हो? सुनना ध्यान से। पीएच की वैल्यू 0 से कम नहीं आती है। इसका एक रीजन है। जब अपन लिखते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, सिर्फ आपको रीजन देने के लिए कि मेरे को पता है। जब अपन लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। pH क्या होता है? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहां पर अपन बात करते हैं एक्टिविटी की। जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना, वो किसके बारे में बताता है? वो कंसेंट्रेशन नहीं है एक्चुअल में, वो क्या बता रहा है? एक्टिविटी बता रहा है H प्लस की। और ये जो एक्टिविटी है, जब आप इतना ज्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाओगे ना, तो जो H प्लस का अट्रैक्शन होगा ना, या जो रिपल्शन होगा, H प्लस के कारण रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। वो उसको क्या करेगा? जो नेट एक्टिविटी बताएगा। एक्टिविटी एक्टिविटी में बेसिकली क्या आता है? एक एक्टिविटी कोफिशिएंट आता है। जब आप कंसंट्रेटेड, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते जाओगे तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती रहती है? कम होती रहती है। तो पीएच जो मूव करेगा ना, वो अराउंड अराउंड 0 तक ही मूव करवाएगा। इससे नीचे लैब में टेस्टेड है कि नीचे पीएच नहीं गया है। वो बेसिकली क्या आती है? एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाता है वहां पर। अब इतना सब आपके सिलेबस में नहीं है ना? तो इसलिए पीएच की वैल्यू ना तो 0 से कम होती है, ना 14 से ज्यादा होती है। ठीक है? केस 2, केस 2 लिखिए आप। सॉरी, केस 3 लिखिए। पीएच कैलकुलेशन ऑफ, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ strong acid 1 plus strong acid 2। pH calculation of mixture of strong acid 1 plus strong acid 2। अपन ने कितने केस पढ़ लिए? 2 केस पढ़ लिए, है ना? तीसरा केस अपन पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी दिन मेरे को याद दिला देना, मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना रिवीजन करेंगे, हाँ? किसी दिन और कर लेंगे अपन, है ना? अम, क्या? क्या हेडिंग? हाँ लिखो। पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड 2। स्ट्रॉन्ग एसिड 1 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड 2। ये केस 3 पढ़ रहे हैं अपन। अब एक चीज मुझे बताओ, केस 1 और केस 2 जो अपन ने पढ़ा है, वो अपन ने पढ़ा है मोलारिटी के टर्म्स में, है ना? केस 3, 4, 5 ये तीनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि यहां पर अपन को पीएच निकालना किसका है? एसिड को जब मैं एसिड में मिलाता हूं, या दो एसिड को मिलाता हूं और रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाता हूं, तो उसका पीएच निकालना है केस 3 में। केस 4 में किसका निकालना है? जब बेस और बेस की मिक्सिंग करता हूं, और बेस भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, उसका पीएच निकालना है। और केस 5 में किसका पीएच निकालना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब अपन मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ये तीनों केस जो होते हैं, ये साइमल्टेनियसली ही चलते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो यहां पर केस 3, केस 4, केस 5, अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये मैं मोलैरिटी से भी सॉल्व करूंगा और नॉर्मेलिटी से भी सॉल्व करूंगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केस 3 के क्वेश्चन, केस 4 के क्वेश्चन और केस 5 के क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन आप करोगे तो सबसे पहले तो केस पहचानना पड़ेगा। तो केस 3, केस 4, केस 5 के क्वेश्चन आप करें नॉर्मेलिटी से ही, मेरा सजेशन रहेगा। फटाफट आंसर आएंगे। जितने भी बाकी के केसेस हैं, मोलैरिटी से करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए आप। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिखेंगे अपन। साथ साथ लिखते रहना। एक कंटेनर है जिसमें H2SO4 मौजूद है, इसमें मोलैरिटी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 2 लीटर। एक दूसरा सोल्यूशन है HNO3 सोल्यूशन, इसमें मोलैरिटी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 1 लीटर। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, और अपन को क्या निकालना है, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो एक बार। सबसे पहले तो चेक करना है कि केस कौन सा है। अब देखो H2SO4 और HNO3 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की भी मिक्सिंग हो रही है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, दोनों ही एसिड है, मतलब केस क्या होगा, 3 होगा। अब इसको समझना कैसे करेंगे। अपन को निकालना क्या, टारगेट क्या अपना, रिजल्टेंट पीएच का। ठीक है, अब रिजल्टेंट पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+, यही होता है ना। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अपन को पीएच किसका निकालना है, रिजल्टेंट सोल्यूशन का। अब अगर पीएच रिजल्टेंट सोल्यूशन का निकालना है तो H+ भी मुझे रिजल्टेंट सोल्यूशन का रखना पड़ेगा, तभी तो पीएच आएगा रिजल्टेंट सोल्यूशन का। ये बात समझ में आती है। मतलब पीएच निकालना था तो उससे पहले मुझे चाहिए H+, और H+ रिजल्टेंट निकालने के लिए H+ रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं इन दोनों को मिक्सिंग कराऊंगा और फाइनल सोल्यूशन बनाऊंगा तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो H+ का कंसंट्रेशन रिजल्टेंट सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस, टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस, है ना। नंबर किस में रखूंगा मैं, मोल के टर्म्स में, क्योंकि कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूं टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब मैं बोल सकता हूं H+ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ H+ आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, क्लियर है बात, है ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन सॉल्व करेंगे। पहले अपन कर रहे हैं मोल्स के टर्म्स में। अब इधर देखते जाना, ये जो मिक्सिंग करी गई है ये दो तरीके से करी जाती है। दो तरीके से कैसे करी जाती है, सपोज करो कंटेनर है, कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने ड्राई H2SO4 लिया हो और इसमें फेंक दिया हो, और ड्राई HNO3 लिया हो और इसमें फेंक दिया हो, और पूरा एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बना दिया हो इनको हिलाकर। बात समझ में आ रही है। तो एक तरीके से तो अपन ऐसे मिक्सिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले से ही मेरे पास H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन हो, जैसे यहाँ पर मौजूद है, और HNO3 का एक्वस सोल्यूशन मौजूद हो। दो कंटेनर है, दोनों में एसिड का एक्वस सोल्यूशन है, एक में H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, दूसरे में HNO3 का एक्वस सोल्यूशन है। तो दूसरा तरीके की मिक्सिंग क्या होती है कि भाई इन दोनों को मैं किसमें खाली कर दूं, तीसरे में, जो कि पहले से खाली था। इन दोनों को किसमें खाली कर दूं, तीसरे में, जो कि पहले से खाली था। अब खाली करने पर ये दोनों खाली हो जाएंगे और तीसरा भर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और तीसरे कंटेनर का मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो मिक्सिंग दो टाइप से हो सकती है, दोनों सोल्यूशन का मिक्सिंग कर दी, या एक कंटेनर में पानी लिया और इसमें अपन ने क्या डाल दिया, H2SO4 और HNO3 डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मैं यहां से H+ के मोल्स निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, H2SO4 के मोल। H2SO4 के मोल क्या हो जाएंगे, M into V, तो ये हो जाएगा 0.2 into 2, ये आ जाएगा 0.4। तो आप मुझे बता सकते हो मोल्स ऑफ H+ क्या होगा। अब इसको ब्रेक करने की तो जरूरत नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं। इसके एक से मुझे 2H+ मिलेंगे, तो इतने से मैं बोल सकता हूं इंटू 2H+ मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब यहां पर अगर अपन बात करें मोल्स ऑफ HNO3 की, मोल्स ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, M into V, ये हो जाएगा 0.2 into 1, ये कितना हो जाएगा 0.2। अच्छा, मोल्स ऑफ H+ बता सकते हो, सेम ही रहेंगे, क्योंकि HNO3 से जितना H+ आएगा उतना ही HNO3 है, मतलब जितना HNO3 खत्म होगा उतना ही H+ बनेगा। वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ 0.2 into 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 के बराबर हो जाएगा। पर अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा यहां पर, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल वॉल्यूम जो होगा VT, ये V1 + V2 होगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है।
दूसरी बात कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो H प्लस के मोल यहां पर और H प्लस के मोल यहां पर, दोनों को मिलाने पर टोटल मोल मैं कह सकता हूं दिस प्लस दिस हो जाएंगे इस कंटेनर में, क्योंकि मुझे पता है बाहर से मैंने कुछ भी एडिशनली नहीं मिलाया है। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस कंजर्व्ड रहेंगे, बोल सकता हूं ऐसे। तो मैं यहां पर कह सकता हूं टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे 0.8 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं H प्लस रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -1। तो क्या यहां से मैं पीएच निकाल सकता हूं डायरेक्टली 1 माइनस लॉग 3.33, और अगर 1 माइनस लॉग 3.33 करूंगा तो लॉग 3 होता है 0.48, लॉग 3.5 होता है 0.54, 0.54 से थोड़ा सा छोटा 0.52 ले लो, तो 1 माइनस 0.52 0.48। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक? मोल की मदद से कैसे बनाएंगे समझ में आ रहा है? अब अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की मदद से कैसे बनाएंगे इसको समझना। निकालना तो अपन को क्या है, रिजल्टेंट पीएच ही निकालना है, ठीक है। तो H प्लस रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो H प्लस रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास क्या मौजूद है, H2SO4 है। H2SO4 में मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.2, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। HNO3 भी मौजूद है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। अब मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स बेसिकली होते क्या है, आयनिक स्पीशीज के मोल्स को ही अपन ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूं मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अब एग्जामिनर बहुत चालाक और शातिर है, बहुत ज्यादा। वो आपको डेटा नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में भी दे सकता है, जैसे यहां पर मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है वैसे भी दे सकता है, और मोल के टर्म्स में भी दे सकता है। तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। मुझे बताओ यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगूंगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड लगाऊंगा। तो आप मुझे बता सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 1 क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 0.2, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.8। क्या मुझे बता सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट्स सेकंड सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम 1, ये आ गया 0.2। तो क्या टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स बता सकते हो? तो मैं बोल सकता हूं H प्लस रिजल्टेंट ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -1। देखो पीएच डायरेक्ट आ रहा है 0.48। अरे आएगा ऐसे ही, मैंने वहां से लिख दिया। सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है दोनों सेम ही तो मेथड है, पर आसानी से वो वाला होगा। क्यों होगा सुनना, मोलैरिटी के टर्म्स में डेटा दे रखा है तो ऐसे ही करेंगे, लगभग लगभग दोनों की लेंथ बराबर लग रही है। और अगर जिस दिन नॉर्मेलिटी के टर्म्स में डेटा दे दिया तो नॉर्मेलिटी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी मोलैरिटी, अगर इस मेथड से करोगे तो। और अगर उस मेथड से करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर वो आसान पड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी दिन डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंसी दे दिए, मजा आ जाएंगे फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना। और जिस दिन मोल दे दिया तो मोल में तो जैसे कर रहे थे उतना ही वैसा वहां पर भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो शॉर्टर मेथड होगा वो नॉर्मेलिटी वाला होगा। तो हमेशा ध्यान रखना केस 3 केस 4 केस 5 अपन कर दोनों तरीके से सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, पर अपन अप्लाई करेंगे नॉर्मेलिटी वाला, क्योंकि अपन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आना है ना। फटाफट क्वेश्चन करना है, फटाफट कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मिटा दूं ये?
लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया ये, फटाफट लिखो। ये तो मैं डाल दूं। ये भी मैं डाल दूं, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे अपन। हाँ लिखिए आप, जिन्होंने लिख दिया वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। लिख दिया क्या? बोल दूं क्या? मैं लिखने की भी हालत नहीं हो रही है। बोलूं? आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बोलूंगा मैं, है ना। 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl, 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस 1 लीटर ऑफ, प्लस 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 2 लीटर ऑफ 0.2 molar HClO4 are mixed in a container, are mixed in a container. Find the resultant pH of the mixture. Are mixed in a container. Find the resultant pH of the mixture. निकालो फटाफट। क्या आ रहा है? कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट से करना, फटाफट आएगा फटाफट। ग्राम इक्विवेलेंट्स फर्स्ट एसिड के, ग्राम इक्विवेलेंट्स सेकंड एसिड के, और ग्राम इक्विवेलेंट्स थर्ड एसिड के। 0.7, बाकी भी निकालो। जीरो पॉइंट सेवन आ रहा है, देख लें एक बार। मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है डेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स का? मोलैरिटी 0.2, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, इनटू वॉल्यूम कितना होगा 2, तो ये होगा 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, वॉल्यूम कितना 1, ये हो जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट।
थर्ड यहां पर बात करें, मोलैरिटी कितना है 0.2, वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। तीनों को मिक्स करूंगा तो कंटेनर में ये तीनों क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा सर 1/5, 0.2, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, पीएच डायरेक्ट लिख दूं, 1 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा सपोज करो पहले यहां पर वो सुनो जिनको समझ में आ रहा है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनकी बातें बाद में करूंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है समझने वालों को, है ना? अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ही होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, इतना आपका जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आराम से बोलो यार, मैं वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, मैं धचका लगता है आपके हवा के झोंकों का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर मैं हमेशा ऐसे ऐसे करूंगा क्या? नहीं, पेपर में डायरेक्ट ये लिखूंगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे टाइम पास नहीं करना। मैं तो समझ में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन मेरे से जरूर बन जाएगा पेपर में, बहुत अच्छे से बना के आऊंगा मैं, कोई रफ कॉपी नहीं देखेगा आपकी। अब यहाँ पर देखो, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस ये समझ में आता है कि फॉर्मूला कैसे रखता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0.4 लिखा है। वो 0.4 आया कहां से, ग्राम इक्विवेलेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस टक 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 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस टक 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 टक। अब किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा सर ये टक 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 क्या है, तो अगर 3 एसिड है तो क्या लगा देंगे, टक टक नहीं लगाना है, N3V3 लगाना है, और नीचे क्या लगा देंगे, V3 लगा देंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, और याद आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहीं याद कर रखा है मैंने, है ना? अब सुनना ध्यान से। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनको ये भी डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, यहाँ से H प्लस आया इतना, यहां से H प्लस आया इतना, और वहां से H प्लस आया इतना, इनके H प्लस को मैंने जोड़ा क्यों? क्यों जोड़ा? सेम नेचर के हैं भाई, नेचर क्या है, सेम है। याद करो अपन ने पहले भी बात करी थी, जब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो कॉमन आयन का डेटा जोड़ लेंगे अपन, है ना? तो ये क्या है, नेचर क्या है, सेम। इसमें अपन क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। सपोज करो यहाँ पर OH माइनस आता, OH माइनस आता, OH माइनस आता, तब भी अपन क्या करते, जोड़ देते, क्योंकि नेचर क्या है, सेम। और सपोज करो H प्लस आया और OH माइनस आया, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, ऑपोजिट आयन है, अपोजिट आयन के केस में क्या कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, और इसी से आपका केस 3 केस 4 केस 5 खत्म होता है। मतलब रीजनिंग तो खत्म हो गई। केस 3 में अपन को क्या करना है, एसिड एसिड को मिलाना है, तो ग्राम इक्विवेलेंस H प्लस के क्या करने हैं, जोड़ने, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। केस 4 में क्या करना है, बेस को बेस से मिलाना है, और स्ट्रॉन्ग बेस की बात चल रही है, तो ग्राम इक्विवेलेंस OH माइनस के जोड़ने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और केस 5 में एसिड भी मिलाया है, बेस भी मिलाया है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, H प्लस माइनस OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंस कर देना और मॉड्यूलस लगा देना। हो सकता है एसिड ज्यादा हो तो H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट्स माइनस OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंट्स करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हो सकता है OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा हो तो मॉड्यूलस लगाने से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। सारी बातें अपन क्या करेंगे, इन तीनों केस में ही करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। केस लिखिए 4, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ। हाँ, तो केस 3 में कौन सा फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है, एक इकलौता फॉर्मूला, है ना? केस 4 में लिखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 1 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस 2, स्ट्रॉन्ग बेस 1 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस 2। क्वेश्चन आप लिखेंगे बोलूं क्वेश्चन, कर लोगे सॉल्व?
4 liter of 0.1 molar BaOH whole twice. 4 liter of 0.1 molar BaOH whole twice. 0.1 molar BaOH whole twice. And 6 liter of 0.05 molar NaOH are mixed. And 6 liter of 0.05 molar NaOH are mixed. Full stop. Determine the pH of the resultant mixture at 25 degrees Celsius. Determine the pH of the resultant mixture at 25 degree Celsius. हेल्प करूं क्या मैं? प्लीज थोड़ी सी करूं, थोड़ी सी सुनो ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अपन को निकालना क्या है? पीएच, पर डायरेक्ट पीएच नहीं आएगा, डायरेक्ट पीएच भी नहीं आएगा। पहले आएगा OH माइनस, फिर आएगा पीओएच और फिर आएगा पीएच। अब निकालो फटाफट। हो जाएगा? बताओ आंसर फटाफट। 13.0803040506 सब सही है। थर्टीन 13.04 बिल्कुल सही है। हो जाएगा? फटाफट निकलो फटाफट। आ रहा होगा सबका। 1 माइनस 0.03, ग्राम इक्विवेलेंस निकाल लूं? ये ग्राम इक्विवेलेंस किसके निकाल रहा हूं? एच प्लस के OH माइनस के? OH माइनस के फर्स्ट सोल्यूशन के लिए निकाल रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मोलैरिटी कितनी है? 0.1, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, वॉल्यूम कितना है? 4, ये हो जाएगा 0.8 ग्राम इक्विवेलेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंस सेकंड सोल्यूशन की ये कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू 6, 6 5 30, मतलब ये 0.3 हो गया। अब ये तो आ गए OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंस। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मिक्सिंग करी है, बाहर से कुछ ऐड नहीं करा है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंस होंगे वो कंजर्व रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूं OH माइनस रिजल्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ OH माइनस, ये कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर 4 प्लस 6 10 होता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है। ये हो जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा डायरेक्ट में लिख दूं पीओएच 1 माइनस लॉग 1.1, ये कितना होता है? लॉग 1.1 0.03, ये हो जाएगा 0.97। सर पीएच नहीं निकालना था, सॉरी पीओएच नहीं निकालना था, पीएच निकालना था। तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 0.97, ये हो जाएगा 13.03, ये आंसर है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट इसका भी फॉर्मूला लिख सकता हूं? जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा पर ये समझ में आता है कि फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? पानी पी पी के। ये क्या हो जाएगा? N1V1 प्लस N2V2 प्लस टक 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 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस टक टक टक। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन लिखो। बोलो। क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द pH of the following solution at 25 degree Celsius. Find the pH of the following solution at 25 degree Celsius.
ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट लिखना 4 ग्राम NaOH and 5.6 gram KOH. 4 gram NaOH and 5.6 gram KOH are mixed in 20 liter aqueous solution. Are mixed in 20 liter aqueous solution. आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा कि इस पार्ट में क्या करा गया है, पहले से दो सोल्यूशन नहीं बने हुए हैं। यहां पर अपन ने ड्राई NaOH और ड्राई QOH मिला है पानी में, और पानी भी कितना लिया है, 20 लीटर। ठीक है, सेकेंड सोल्यूशन लिखना 100 ml of 0.1 molar HNO3, 100 ml of 0.1 molar HNO3 plus 900 ml of 0.1 molar HCl, 900 ml of 0.1 molar HCl. थर्ड लिखना 100 ml of pH is equals to 3. थर्ड का लिखना 100 ml of pH is equals to 3. 100 ml of pH is equals to 3. मतलब एक सोल्यूशन है जिसका pH 3 है, उसका कितना ml ले लिया, 100 ml. 100 ml of pH is equals to 3 and 900 ml of pH is equals to 4 and 900 ml of pH is equals to 4 are mixed. आगे समझ में है ना? आपको क्या निकालना है, ये तीनों अलग अलग सोल्यूशन है, घोंचों की तरह तीनों को मिला मत देना। है, तीन आंसर आएंगे। ठीक है, ये आप घर से करके लाना। ठीक है, सेकंड का आंसर बिल्कुल 1 है ना? एक और क्वेश्चन लिखो। ये मैं डाल दूं, है ना? अच्छा, अब इधर देखो, मान लो पीएच है 4 और वॉल्यूम दे रखा है 6 लीटर, और पीएच है 4, वॉल्यूम दे रखा है 4 लीटर। इन दोनों को मिक्स कर दिया और क्वेश्चन है फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फटाफट फटाफट फटाफट। क्यों? तो क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता एसिड अलग अलग हो। रुको ना 1 मिनट, सुनो ना 1 मिनट, ऐसा नहीं हो सकता एसिड अलग अलग हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही चीज मुझे पकड़नी थी। तो क्या हो गया, एसिड नहीं दिया हो तो? मैंने बताया था पीएच दे दे, H प्लस दे दे, मुझे ना तो एसिड की जरूरत है ना मुझे उसके वैलेंसी फैक्टर की जरूरत है। ये बात समझ में आ रही है? वही जो चीज मैंने आपको बताई थी, समझाई थी, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मुझे यहाँ पर मतलब नहीं है एसिड कौन है, मुझे यहाँ पर मतलब भी नहीं है उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, मुझे तो किससे मतलब है, रिजल्टेंट पीएच से मतलब है। और रिजल्टेंट पीएच कैसे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा 10 टू द पावर -4। तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स H प्लस के आ जाएंगे 10 टू द पावर -4 into 6, है ना? यहां से भी ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लूंगा 10 टू द पावर -4 into 4। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, पीएच वापस से आ जाएगा 4, है ना? पीएच क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पर मुझे उससे भी मतलब नहीं है। पीएच एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा ना, तब भी रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच जो आएगा वो 4 ही आ रहा है। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूं वो गलत नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, पीएच क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पीएच क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज। मैंने बताया था आई से आई मिलाना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज। ठीक है, तो भले ही आप पीएच 4 वाले का सोल्यूशन आप लेके घूमो, 6 लीटर लेके घूमो, 4 लीटर लेकर घूमो, 2 लीटर लेके घूमो, या सिर्फ 1 बूंद लेकर घूमो, पीएच 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पीएच की, तो पीएच क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
सर ये कैसे पता चलेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? वैल्यू से समझ में आ रहा है, सेम आ रहा है, पर क्या फॉर्मूले से भी आप समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूँ। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और याद करो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, शिकंजी बना बना के समझाया था। मोलैरिटी, ये और कुछ नहीं, मोलैरिटी ही तो है। और मोलैरिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो H प्लस है वो भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं कह सकता हूं पीएच भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक बार ये आ भी चुका है। अगर मैं बात करूं, एक बार ऐसा क्वेश्चन में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें पीएच भी था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव होती है। निप्पो वाला सेल का एग्जांपल दिया था, मोटा होता है, और पेंसिल सेल पोटेंशियल सेम ही देता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो पीएच क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे 4। बात समझ में आ रही है? यही आंसर है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोलूं? 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 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे अपन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ 3 एसिड्स। एक सेकंड, ये क्या पहुंच गया? क्या हो गया? Calculate the pH of resultant mixture of 3 acids, of 3 acids having pH is equals to 3, 4 and 5 having equal volumes, having equal volumes। फटाफट आंसर बताओ, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। 3, 4, 3.51 ले लो, 3.43 ले लो, कुछ भी ले लो। आंसर क्या होगा? फटाफट 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 आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या है? बराबर है। वॉल्यूम क्या है? इक्वल वॉल्यूम है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आंसर ये है सर। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। आंसर क्या बताया आपने? 4 बताया ना? 4 कैसे निकाला पहले तो ये बताओ। सर मैंने 4 पता है कैसे निकाला? पीएच रिजल्टेंट मैंने निकाला सर 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 4। सर ये देखो, मैं भी ट्रिक निकालना जानता हूँ, मुझे आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर अगर 4 टिक करोगे ना तो अगली बार वापस मिलेंगे दूसरी बिल्डिंग में। आंसर क्या है? 3.43 है ना? अच्छा आप ऑप्शन 4 बोल रहे थे क्या? तो फिर कभी नहीं मिलेंगे अपन, सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे। अरे
अब इधर देखो, आंसर क्या हो जाएगा, 3.43 हो जाएगा, है ना। सर ये एवरेज क्यों नहीं लगा यहाँ पर, क्या एवरेज लगेगा, हाँ लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। पीएच में एवरेज नहीं लगेगा पर एच प्लस में एवरेज लगेगा, समझना ध्यान से। अगर मैं मान लेता हूं इसके वॉल्यूम क्या है, बराबर बराबर कुछ भी मान लू, वी मानू या 1 लीटर मानू, 1 मान लेता हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकाल सकता हूं। डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर -4 इंटू 1। सर मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पर तो एसिड दे ही नहीं रखा है, वैलेंसी फैक्टर कहां से निकालूंगा, क्या जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करूं, 1 + 1 + 1। एवरेज जो मैं ले रहा हूं वो एच प्लस का ले रहा हूं, ना कि पीएच का ले रहा हूं, पहली चीज ध्यान रखना। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये आ जाएगी 10 टू द पावर -5 कॉमन ले लूं, ये आ जाएगा 1 + 10 + 100 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -5। हाँ कितना बता रहे हो, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4। तो क्या मैं डायरेक्ट पीएच बता सकता हूँ, पीएच हो जाएगा 4 - log 3.7, log 3.7, log 3 होता है 0.48, log 3.5 होता है 0.54, और 0.54 से थोड़ा सा ज्यादा 0.56 ले लो, है ना, 0.56 ले लो, 57 ले लो, अपन 0.56 ले लेते हैं। तो अगर माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3.44। ये आंसर है, 57 लेते हैं ना यार। सर क्यों ऐसे क्यों बदल जाते हो आप, मुझे आंसर निकालना है ना। आंसर 3.43 आ रहा है, पर भले ही आपका आंसर समझ में आ गया हो ना, 3.43 आए, 44 आए, 45 आए, 42 आए, आंसर ये ठीक करना है। तो बहुत ज्यादा पास दे दिया मस्ती मस्ती में मैंने, 5.51 लो। समझ में आ रहा है, 3 तो डेफिनेटली नहीं होगा, 3 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं हो सकती। लिख लिया, केस 5, क्या तबीयत तो बहुत खराब है, हाँ सुना ही नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो आप, एक सेकंड। हाँ मैं तो बस बोल रहा हूँ कि अपन केस 5 पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। होमवर्क मेरे से नेक्स्ट क्लास में मांगना, है ना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना होमवर्क देना है। नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा कि, इसलिए होमवर्क वेट कर रखा है मैंने, क्योंकि केस 3 केस 4 केस 5 के एक साथ होमवर्क दे दूंगा, मिक्सिंग भी हो जाएगी, है ना। थैंक यू।